Hi everyone, welcome to the session. Yes, definitely. मैं उम्मीद करता हूं कि बेटे आने वाले 365 दिन तुम सब के लिए हर दिन एक नया अनोखा हो, तुम कुछ नया सीखो और जो गलतियां तुमने पिछले 365 दिनों में करी हैं वो अगले 365 दिनों में मत करना, नई गलतियां करना, राइट? नई गलतियां करना, नई चीजें सीखना, दैट इज हाउ। ऑल सेट सर? ओके, लवली लवली। बेटे आज हम लोग एक और बहुत ही चैलेंजिंग चीज लेकर के टॉपिक लेकर के अपने दिमाग में इकट्ठा हुए हैं। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट चाइना टुडे, राइट? और बेटा ये इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है कि मैं आपको मतलब धीरे धीरे अभी जब हम लोग बात करेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा जरूर। बट ये समझो कि चाइना इज प्रोबेबली वन ऑफ द लीस्ट नोन एंड अंडरस्टूड ऑफ द एंटिटीज, और वो बहुत पावरफुल हो चुकी है बेटे। अब इनको इग्नोर किया जाना जो है, ये हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, कालिदास बन रहे हैं, राइट? और वो भी कालिदास अच्छे वाले नहीं, राइट? बेवकूफ वाले कालिदास बन रहे हैं, राइट? सो वी कैन नॉट डू दैट। हमें, तुम खुद सोच के देखो बेटा, तुमको रोम के बारे में बहुत मालूम होगा, रोमन एम्पायर के बारे में तुमको बड़ा अंदाजा होगा, तुम्हें 2-3 एम्परर के नाम भी मालूम होंगे। लेकिन चाइना के बारे में बच्चे, हमारा ज्ञान, आपका ज्ञान, हम सबका ज्ञान, भारतीयों का ज्ञान बहुत सीमित है। मेरी कोशिश बेटे यहां पर यह होगी कि मैं आप सभी हुनरमंद दिमागदार लोगों को एक बेसिक इंट्रोडक्शन चाइना के बारे में दूं, जिसमें इनके प्राचीन सभ्यता के बारे में भी कुछ कुछ बताऊं। बहुत ज्यादा फोकस मैं इनकी इंपीरियल हिस्ट्री पे नहीं कर पाऊंगा, वजह है यार मुझे आती भी नहीं है बहुत ज्यादा, बहुत थोड़ी थोड़ी टुकड़ों में ही पढ़ पाया हूं अभी तक। और मेरा फोकस रहेगा बेटे इनके लास्ट इंपीरियल हाउस के बारे में तुम्हें बताना, तुम्हें समझाना कि कैसे रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, कैसे इनकी सिविल वॉर हुई, कैसे यहां पे माओ जेडोंग और कम्युनिज्म आए, और उसके बाद इनकी मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या प्रमुख वाक्य, इंसिडेंट्स हैं जो तुम्हें मालूम होने चाहिए बेटे। मेरी कोशिश यहां पर यह होने वाली है कि मैं तुम्हें समझाऊं जो जो हमारे सर पे इतना बड़ा ड्रैगन बैठा हुआ है, जैसे इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है सिंबल एक हाथी, रशिया का माना जाता है द बेयर, वैसे चाइना का माना जाता है ड्रैगन, राइट? सो वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। हम लोग की कोशिश ये है, मेरी बात थोड़ी सी समझ पाए क्या? राइट? हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। और नीरज तुम्हारी शायरी मुझे बहुत अच्छी लगी बेटे। मैं बहुत अच्छा शायरी समझ नहीं पाता, मेरे अंदर शायद वो वाला जीन नहीं है, बट यस आई कैन डेफिनेटली अप्रिशिएट समथिंग विच इज रिटन गुड। तो मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि तुमने बहुत प्यारा लिखा था। लिखते रहो, बहुत अच्छे। सबकी एक कला होती है ना, सभी की एक एक कला होती है, उसे ढूंढिए। एंड आई होप कि ये जो अगले 365 दिन है जिसको हम और तुम 2023 कहने वाले हैं, ये तुम्हारे लिए रिमार्केबल हो। मेरे हाथ को क्या हुआ? अरे एडू गेमर, थैंक यू फॉर नोटिसिंग मैन। मेरा एक 6 साल का बंदर है बेटा, राइट? बच्चा है मेरा एक 6 साल का। तो वो स्केट बोर्डिंग कर रहा था, तो उसकी स्केट बोर्डिंग को देख करके मुझे लगा कि शायद मैं भी कर सकता हूं, और 1-2 बार तो हो गया, और जब ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मैंने ट्राई किया तो मैं गिर पड़ा, और थैंकफुली हड्डी नहीं टूटी, बट अपेरेंटली इट्स सम काइंड ऑफ अ कॉर्टिकल ब्रीच, शायद कोई लिगामेंट रप्चर है, कुछ ऐसी चीज हुई है।
बट या इट्स ऑल राइट, राइट। आज भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लिखते रहना बेटे। चलो, क्या हम लोग अपनी बातें शुरू कर सकते हैं अब? गुड आफ्टरनून टारगेट आईएएस, राज, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर गाइस। पार्टी शार्टी करी होगी आई होप कल सबने ना। चलिए, ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन आवर जर्नी। एंड अगेन, जितने भी तुम्हारी क्वेरीज हैं वो साइड में लिखते चलो, और हम लोग कोशिश करेंगे कि क्लास के बाद एक बार उनका भी जिक्र जरूर करें। देखो, ये कुछ चीजें हैं जिनको लेकर के चाइना के ये सिंबल बताए जा सकते हैं एक तरह से देखो तो, राइट। चाइना की भाई चाय बड़ी फेमस है यार, चाय जो हम सब लोग पी रहे हैं वो भाई यू नो इट केम आउट ऑफ दिस प्लेस। और अगर देखोगे तो इनका क्विजीन, नूडल्स, मोमोज, ऑल दैट इज एक्सट्रीमली पॉपुलर। ऑफ कोर्स द पांडा, जो जायंट पांडा है, वो भी एक इनका बड़ा सिंबल है, और इसको तो खैर कौन नहीं पहचानता, इसके बारे में तो पता नहीं क्या क्या बातें बोली जाती हैं। ये है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, राइट। तो नहीं विनय यार, मैं पार्टी करने के, विनय मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने पार्टी करी या नहीं। मैं अब उम्र के जिस पड़ाव पे हूं यार, रोज पार्टी ही है, राइट। एवरी डे दैट आई लिव आई पार्टी, राइट। तो 2022 भी बहुत किया, 2023 भी भगवान ने चाहा तो करूंगा ही। ओके, सो अच्छा, तो अच्छा आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है बेटे। अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ सब लोग, और मुझे भी सीरियस रहने दो। ओके, बात शुरू करते हैं। ये देखो, ये भी मैंने चाहा कि मैं शुरुआत में ही तुमको, ये एक मुझे ऑनलाइन एक बड़ी अच्छी लिस्ट मिली, तो मैंने सोचा कि एक बार तुमको दिखाऊं बेटे कि एक बात समझ लो पहले से, कि चाइना कोई आज नहीं है जो ताकतवर बन रहा है, चाइना हमेशा से ताकतवर रहा है। ये तो 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी एक एनामली है, जिसमें चाइना जो है काफी कमजोर हो गया। बट इसके पहले भी तुम अगर देखोगे तो चाइना तुम्हें लगातार एक बहुत मजबूत स्थिति में दिखता रहा है। तो चाइना का राइज इज नॉट समथिंग विच इज न्यू, इनफैक्ट इट इज नेचुरल फॉर द वर्ल्ड ऑर्डर, प्राकृतिक है ये। इनफैक्ट अमेरिका और रशिया का राइज ये अपवाद था, यूरोप का राइज अपवाद था। चाइना का रिवाइवल, यू नो, इट्स ऑलवेज बीन देयर। देखो इन्होंने देखो क्या क्या इनोवेशंस किए हैं प्राचीन सभ्यता के समय से, और आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी भाई साहब और बहन जी, राइट। पेपर, इंक, कैलीग्राफी, प्रिंटिंग, मूवेबल प्रिंटिंग इन्होंने शुरू करी, राइट। और देखो बेटे, सिल्क, ऑफ कोर्स, सेरीकल्चर इनके बारे में बताया जाता है, बहुत इनकी प्राचीन एक कला रही। और ये 3000 BCE के आसपास से ही सेरीकल्चर यहां प्रैक्टिस होता था चाइना में। गन पाउडर, एबेकस, ये देख रहे हो, एबेकस जानते होगे तुम लोग यार, एबेकस एक कैलकुलेशन का अर्लीस्ट कैलकुलेटर बोला जाता है, उसका भी इन्वेंशन यहां पर हुआ। सनडायल, कंपस, पोर्सिलिन इज योर क्रॉकरी, जिसको आज भी बोन चाइना कहते हैं हम लोग, जो कप प्लेट बनते हैं। पेपर मनी, कंपस मैंने बोला ही तुम्हारे सामने अभी, राइट। ये देखो, क्रॉसबो, आइसक्रीम, राइट, नूडल्स। सेरीकल्चर बेटे समझ लो तुम्हारा जो होता है, ये सिल्क बनाते हैं, ये सिल्क बनाते हैं, ठीक है। इसमें जो है भाई एक बटरफ्लाई होती है, उसका लार्वा होता है, और वो लार्वा एक कोकून बनाते हैं, राइट। और उस कोकून को ही सिल्क कहते हैं, उसी को वीव किया जाता है।
तो ये सबसे पहले चाइना में शुरुआत हुई थी और चाइना ने इसको बहुत भारी मात्रा में एक्सपोर्ट भी किया था, राइट। इसको सेरिकल्चर कहते हैं। बाद में भारत में भी बनाना शुरू हो गया था, बंगाल में। अच्छा, ये देख रहे हो, आई होप यू गाइस कैन सी दिस। ये देख रहे हैं आप, ये है येलो रिवर, यहां से कहीं से निकल रही है ये है येलो रिवर। और ये है, येलो रिवर को ही बोलते हैं ह्वांग हे। ह्वांग हे का मतलब मैंडरिन में होता है नदी। थोड़ी थोड़ी भाषा भी सिखाने की कोशिश करूंगा, उससे आसानी होगी बेटा। हम लोग इनकी भाषा को इतना फॉरेन समझते हैं कि हमें इनके एक भी तमीज के इंसान, प्रसिद्ध इंसान की सही स्पेलिंग नहीं मालूम है बच्चों। फाहियान, हुएनसांग, कन्फ्यूशियस, इनकी स्पेलिंग हमें नहीं ठीक से लिखनी आती है। और हम चाइना से निपटने की बात करते हैं। जो इतिहास भूल जाते हैं वो इतिहास बन जाते हैं। तो इतिहास से अपनी समझ बनाइए। आप लोगों को अफसर बनना है ना हमें अफसर, तो हमें अपनी समझ भी एक टाइम स्केल में बड़ी रखनी है, ठीक है। चलिए, इंटरेस्टिंग जुनैद, इंटरेस्टिंग जुनैद। चलो आगे बात को थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूं, समझना बच्चा। ये है इनकी एक और नदी, इसको कहते हैं ये यांगत्सी नदी, यांगजी। तो ये हो गई येलो रिवर, इसको कहते हैं ह्वांगे, और ये है यांगजी रिवर। यही इनकी लाइफलाइन है भाई। और देखो दोनों कहां से निकल रही हैं, तिब्बत। क्यों हाथ पैर धो के ये तिब्बत के पीछे पड़े रहते हैं? इनकी नदियां यहां से शुरू होकर निकल रही हैं। अगर तिब्बत इंडिपेंडेंट हो जाता है, या लेट्स से इनके ऑपोजिट फोर्सेस के संग उसकी मैत्री हो जाती है, कैन यू बिलीव इट, इनके ऊपर क्या किया जा सकता है? अपनी समझ को, ये जो पिछले 60 साल में राष्ट्रों के आधार पे आर्टिफिशियल बॉर्डर बने हैं ना, उससे ऊपर उठाओ। इसलिए मेरे ये सेशंस हमारे आपके लिए जरूरी रहेंगे। हम रीजन को समझने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं, राइट। इंटरेस्टिंग। हुक्का पानी बंद हो जाएगा। दैट वाज अ गुड वन अब्दुल, दैट वाज अ गुड वन। हाँ, कोरोना का भी जिक्र मैं करूंगा। अच्छा सुनो, एक बात की मैं थोड़ी सी आजादी चाहूंगा बेटे। अगर आज का सेशन बहुत लंबा सा होने लगेगा तो शायद मैं तुमसे कहूं कि इसको 2 भाग में बांट लें। शायद मैं कहूं, ठीक है, शायद मैं कहूं, तो नाराज मत होना प्लीज, नाराज मत होना, राइट। अच्छा, आगे बात को समझो। ये है यांगत्सी नदी, ये है येलो रिवर। और देखो, एक बात और समझो, जो चाइना का कोस्टल एरिया है ये बहुत रगेड है। कुछ ही इलाके हैं जहां पे बढ़िया पोर्ट्स हैं, जैसे कि ये देखो यांगत्सी कहां जाके मिल रही है। यहीं पे जो शहर है उसका नाम है शंघाई। यहीं पे जो शहर है इसका नाम है शंघाई, राइट। इसके ऊपर है नैनजिंग। तो ये नदियों का हम ध्यान रखेंगे खास तौर पे। और देखो नदियां कैसी हैं, ये ऊपर नीचे कितना उबड़ खाबड़ इनका रास्ता है, क्योंकि यहां पे पहाड़ बहुत हैं। तिब्बत बहुत ऊंचा है और वहां से उतरते 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 खूब ढलाने होंगी, पहाड़ होंगे। यहां पे स्टेपी फार्मिंग होती है। ऐसे करके इनका रीजन को थोड़ा सा समझ बनाओ, फिर बात को अभी आगे भी बढ़ा रहे हैं। यह भी नोटिस करो,
ये इनका सबसे वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया है। यहां पे खूब राइस और सिल्क होता आया है, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग माना जाता है। चलो आगे देखते हैं। और ये देखो, ये रहा बेइजिंग, इसको कहते हैं मंचूरिया, इसको कहते हैं मंचूरिया। ऊपर तुम्हारा रशिया है, बगल में जापान है, ये देखो कोरिया है, ये देखो ताइवान है। इस मैप को देखो बेटे, ये इतना डरावना मैप है कि कुछ कहने को नहीं है। ये चाइना के प्रोविंसेस हैं, 28 प्रोविंसेस हैं ऑलमोस्ट इनके पास, और कुछ अलग अलग टेरिटरीज हैं, जैसे कि जिन्हें ऑटोनोमस टेरिटरीज ये कह देते हैं। हांगकांग हो गई, मकाऊ हो गई, समझ रहे हो? तो ध्यान रखो, पहली बात, इनका कोस्ट बहुत रगेड है, कुछ ही जगह पर सही पोर्ट हैं। कहां कहां पर सही पोर्ट हैं? एक तो है शंघाई में, जो हमने तुम्हें दिखाया, ये, और देखो ये देख रहे हो, इसको कहते हैं पर्ल रिवर एस्चुरी। यहां पे कई नदियां आके मिलती हैं, और यहीं पर है हांगकांग, और इसके बगल में यहां पर है मकाऊ। ये सारे महत्वपूर्ण पोर्ट होंगे, यहीं पर कैंटन भी है। ओके, चलिए बात को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं और इस मैप पर हम आ रहे हैं। आई वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड कि ये लोग, जो चाइना के लोग हैं ना बेटे, इनको जानने के लिए हमें समझना होगा थोड़ा सा इनकी भाषा को, और जरा सी भाषा जानोगे तो बड़ा रिवॉर्डिंग है। लेट मी प्लीज इलैबोरेट पॉइंट हियर, ठीक है? ये देखो, नॉर्थ को ये बोलते हैं बेई। मैंडरिन भाषा में नॉर्थ के लिए बोला जाता है बेई, साउथ के लिए बोला जाता है नैन, ईस्ट के लिए बोला जा रहा है वेस्ट के लिए बोला जा रहा है जी, और ईस्ट के लिए बोला जा रहा है डोंग। अगर ये चार शब्द हमें मालूम हैं और हम ये बात भी जान लें, ये देखो, शान का मतलब मैंने आपको बताया माउंटेन, हे का मतलब रिवर, हु का मतलब लेक, राइट, और ग्वांग का मतलब होता है दक्षिणी प्रांत। अब इन शब्दों के साथ जरा एक बार मैप को देखो, और देखो आंखें खुल जाएंगी तुम्हारी। जरा नोटिस करो, शान को कहते हैं माउंटेन, और डोंग का मतलब होता है क्या? ईस्ट। इस जगह का नाम है शानडोंग, यहां बीच में एक माउंटेन है, तो ये माउंटेन ईस्ट। ये देखो शांगजी, यानी कि माउंटेन के वेस्ट तरफ वाला प्रांत। हे है नदी, हुआंग हे, ये हुआंग हे नदी है देखो, और हुआंग हे के ऊपर वाला इलाका जो है उसे क्या कह रहे हैं? रिवर बेई। बेई का मतलब क्या है? नॉर्थ। और उसके नीचे वाले प्रांत को क्या कह रहे हैं? देखो जरा, हे नान, नान मतलब साउथ, और हे मतलब रिवर। ये जो 4-5 प्रांत मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये येलो रिवर के आसपास वाला इलाका है, जो नदी ऐसे आ रही है। और इसी इलाके को, इस इलाके को बोला जाता है क्रेडल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन। डू यू फॉलो मी? डू यू फॉलो मी?
गिव मी अ थम्स अप इफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं कि ये नाम जो हैं ये उतने अजीब नहीं है, हमें क्योंकि पढ़ाया नहीं गया उनके बारे में, इसलिए हमें इतने अननेचुरल लग रहे हैं बड़े लॉजिकल। और देखो हमने तुम्हें बताया हु का मतलब होता है लेक, तो अपेरेंटली होता क्या है कि यहां कहीं नीचे से नदी बह रही है तुम्हारी यांगसी, जिसका हमने मैप तुम्हें दिखाया था अभी। तो यांगसी जब बह रही है इस इलाके में तो क्या कर रही है कि उसके इर्द गिर्द छोटी छोटी झील बन जाती हैं, जिसको कहते हैं हु। तो देखो यहां पे क्या नाम रखा है इन्होंने, हु बेई हुनान, लेक ऑफ नॉर्थ, लेक ऑफ साउथ। है ना लॉजिकल भाई एकदम। और देखो हमने तुम्हें क्या बताया था, ग्वांग का मतलब क्या होता है, दक्षिणी प्रांत। देखो यहां दो नाम क्या दिए हैं इन लोगों ने, ग्वांग जी का मतलब वेस्ट, और ग्वांग दोंग मतलब दक्षिणी प्रांत पश्चिम के और दक्षिणी प्रांत पूरब के। यू गेट मी राइट, यू गेट मी, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है एक, अच्छा और देखो ये है इनका, ये एरिया हमने तुम्हें बताया सिचुआन, यहां पे बहुत राइस, बहुत प्रोडक्टिव एरिया है ये जानो, यांगसी नदी के आसपास का एरिया है, बड़ा प्रोडक्टिव एरिया है, ठीक है। ये है कीन्हाई, ये रीजन है जहां पे अभी रह रहे हैं तुम्हारे उइघर, शायद यही स्पेलिंग होती है, अगर गलत होती है तो मैं माफी चाहूंगा। उइघर मुसलमान जो हैं वो यहीं पर रहते हैं। अब इस समय चाइना में कम्युनिज्म है कि नहीं है, और कम्युनिज्म का यह मानना है कि भाई धर्म जो है वो फॉल्स कॉन्शियसनेस है, तो ये लोग धर्म को बढ़ावा नहीं देते हैं। धर्म जहां पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसे ये उसका दमन करने की कोशिश करते हैं। और देखो चाइना के सामने इस समय क्या चैलेंज आ रहा है, दो जगह से आ रहा है, यहां से आ रहा है और यहां से आ रहा है। यहां पर इस्लाम और नेशनलिज्म, ये दो मिल करके चाइना के कम्युनिज्म को, जो धर्म के खिलाफ है, राइज कर रहे हैं। और यहां पे बुद्धिज्म वही रोल प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जो बुद्धों के जो वो हैं तिब्बत बुद्धों के जो अपने 14वें दलाई लामा हैं, वो कहां पर रहते हैं बताइए हमें, मैक्लॉडगंज में रहते हैं, राइट। असाइलम उन्हें मिला हुआ है यहां पर। यार इट इज अ फनी लैंग्वेज बट आई थिंक अब जैसे देखो यूनान, ये दक्षिणी ये भी है यूनान, ये तुम्हारा वो वाला रीजन है जो भारत के नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार से टकराता है। ये देखो हेबेई के बीच में जो ये इलाका दिखाया गया यही है तुम्हारा बेइजिंग। अच्छा तो एक बात और ध्यान रखो कि ये जो तुम्हारा मैंने इलाका शुरुआत का दिखाया था ना तुम्हारा, लेट मी जस्ट इरेज ऑल दिस, हैंग ऑन। ये देखो ये जो रीजन रहा है, यस, दिस इज कॉल्ड एज क्रेडल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन। और इसी में जब तुम थोड़ा सा ये रीजन भी जोड़ दो, सॉरी ऐसे करके जोड़ दो, ये तो इसको बोलते हैं, ये जो पूरा ये वाला रीजन बन के आया है तुम्हारा यहां तक,
इसको बोलते हैं कोर ऑफ चाइना, इसको कहते हैं कोर ऑफ चाइना। और तुम्हारा तिब्बत, किन्हाई, जिंजियांग और ये वाले जो रीजन हैं मंचूरिया वाले, ये सब कहलाते हैं पेरीफेरी। तो तीन कॉन्सेप्ट हमको बताए जा रहे हैं इनके, कोर एरिया, नहीं सॉरी, क्रेडल, कोर और पेरीफेरी। अलग अलग समय पे अलग अलग डायनेस्टीज ने इनको, इस रीजन को अलग अलग तरह से प्रभावित किया। बात समझ सकते हो, राइट? अलग अलग तरीके से प्रभावित किया। हमारे भारतवर्ष के इतिहास में बहुत ज्यादा, तुम्हें जानते हो ना, बहुत निर्धारित डेट्स नहीं मिलेंगी, एब्सोल्यूट डेट नहीं मिलती हैं। हम लोग को रिलेटिव डेट्स मिलती रहती हैं कि भाई बुद्धा के 100 साल, बुद्धा के बुद्धा के एनलाइटनमेंट के 100 साल बाद, या महावीर के निर्वाणा के इतने साल बाद, इस तरह के रिलेटिव डेट्स मिलते हैं हमें। क्रेडल की स्पेलिंग बेटे ये होगी, है ना? तो हमको इस तरह से जो है आ, आ, ठीक है। तो ये रहे हमारे एक इनके प्रोविंसेस की अंडरस्टैंडिंग। ये देखो, ये एक 3 डायमेंशनल इनके टेरेन का मैप है। मैंने सोचा ये भी डाल दूं तो तुम लोग को थोड़ी सी समझ और मिलेगी। देखो यहां पर कि इनका टेरेन कैसा है बेटा, बड़ा ब्यूटीफुल टेरेन है यार, देख रहे हो? हैं? यहां पर भी देखो कितने ऊंचे ऊंचे, मतलब देयर इज ऑल्टीट्यूड हियर, आई होप यू कैन अप्रिशिएट इट। और ये है वो रीजन जिसे हम कह रहे हैं सिचुआन। समझ रहे हैं भाई और बहन? ये तुम्हारा टकला मकान, माकन सॉरी, और इधर है गोभी। इसको तारिम बेसिन भी कहते हैं। यहां पर एक तारिम नदी बहती थी, अब सूख चुकी है। ये देखो, सबसे महत्वपूर्ण नदी यही बताई जाती है, यांगजी। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी बात यहां पर तुम लोग के सामने करना चाहता हूं, इनके थोड़ा राजनैतिक इतिहास पर, थोड़ी सी इनकी माइथोलॉजी के बारे में, और थोड़ा सा मैं जिक्र यहां पे करूंगा कि भाई कौन से आइडियाज हैं जो चाइनीज मेंटालिटी को प्रभावित करते हैं। जैसे कि तुमने नाम सुना होगा शायद, कन्फ्यूशियन थॉट। किसी ने सुना है क्या कन्फ्यूशियन नाम? अगर किसी ने सुना है तो जरा मुझे एक बार अंगूठा दिखाइए। किसी ने सुना है क्या कन्फ्यूशियस का नाम आप में से? राज, मुझे सच में राज पूछ रहे हैं कि चाइनीज की आई स्मॉल क्यों होती हैं। आई डोंट थिंक स्मॉल होती हैं, आई थिंक उनके चेहरे का बनावट ऐसा होता है कि वो तुम्हें लगती। सुना है कन्फ्यूशियस का नाम? वेरी गुड निशा, शाबाश राज, बहुत बढ़िया।
नहीं सुना है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज मैं तुम्हें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उनके बारे में देना चाहूंगा यहां पर बच्चे, और जानेंगे यहां पर बात को। तो हम तुमसे कह रहे थे कि वे भारत में कोई भी हमको फिक्स्ड डेट नहीं मिल रही है यार, सब ऐसे घूमी फिरी सी डेट्स मिल रही हैं, राइट। लेकिन चाइना में लोगों को एब्सोल्यूट डेट देने की एक जबरदस्त आदत हमें देखने को मिल रही है। मतलब प्रिसाइस टाइम, घंटे के आधार तक पे हमें डेट्स यहां पर मिल रही हैं, राइट फ्रॉम 9th सेंचुरी बीसीई से ही हमें फिक्स्ड डेट मिल रहे हैं, राइट। तो थोड़ा सा जानते हैं और जरा समझते हैं कि ये क्या हो रहा है यहां पर। शुरुआत में ये लोग बता रहे हैं कि यहां पे कई सारे किंग्स थे, राजा थे, फिर धीरे धीरे एक एम्पायर बन के आएगा और फिर कुछ एम्पायर्स का नाम बताया जाता है जो मैं तुम्हें केवल लिखवा दूंगा और मैं सीधे आखिरी वाले पे जंप करूंगा, राइट। दैट इज हाउ आई इंटेंड टू प्रोसीड हियर। तो अगर इनकी हम थोड़ी सी माइथोलॉजी और लेजेंड जाने, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चे। हमें बताया जा रहा है कि 3 शासक और 5 एम्परर्स, ये तकरीबन इस टाइम पीरियड में हमसे टकरा रहे हैं, और हमें बताया जा रहा है कि ये डेमी गॉड्स थे। डेमी गॉड समझते हो ना, आधे भगवान वाली इनके अंदर शक्तियां थी, और ये कुछ बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बताए जा रहे हैं। और इन्हीं लोगों ने सबसे पहले चाइना के लोगों को जो है क्या सिखाया। अच्छा तुमको एक बात बता दें अभी यहीं पे, तुम लोग है ना, इससे पहले की बात को और आगे बढ़ाएं, जब चाइना कभी घूमने जाना तो वहां पे लोग, तुम नोटिस करना, वो अपने देश को चाइना नहीं कहते हैं। जैसे सुनो, मेरी बात समझना, इंडिया एक कॉलोनियल शब्द है, एक कॉलोनियल क्रिएशन है। ये तो अंग्रेजों ने हमें नाम दिया ना, हम लोग तो अपने आप को इंडियन नहीं बुलाते थे, राइट। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद नेहरू जी ने यह सोचा कि यार इंडिया से अच्छा रिकॉग्निशन मिल रहा है, इंडियन ओशियन है, ऐसा है वैसा है, सो इसे कि नहीं यार हम रख लेंगे इंडिया नाम में, कोई दिक्कत नहीं। चाइना ने, अब समझो चाइना के संग भी ठीक यही चीज हुई। चाइना भी वहां पे कॉलोनियल क्रिएशन है। कुछ लोग कहते हैं चाइना चाय से आया है, कुछ लोग कहते हैं किन से आया है। किन एक एम्पायर है जो पहला एम्पायर बनेगा, कि उससे आया है, शायद उसका मिसप्रोनाउंसिएशन है चाइना। ये लोग खुद अपने आप को क्या बुलाते हैं जानते हो? ये बुलाते हैं बेटा, इनके अपने ऑफिशियल मैप पे देखना, ये लिखा रहता है जोंग गुओ, सेंट्रल किंगडम। वही जो हम तुम्हें बता रहे थे ना, कोर, उसी को सेंट्रल बोला जा रहा है। सेंट्रल किंगडम ये अपने आप को बोलते हैं, जोंगुओ। अच्छा नाइस, इंटरेस्टिंग राज, नाइस 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 कोटेशन। अच्छा, तो अपने को क्या बताया जा रहा है, सुनो, कि भाई ये 3 शासक और 5 एम्परर थे। इन्हीं लोगों ने यहां पे आग वाग जलाना लोगों को सिखाया, कैसे घर बनाते हैं ये समझाया, कैसे खेती करनी चाहिए ये समझाया, सेरिकल्चर सिखाया, राइट, सेरिकल्चर सिखाया। वेरी नाइस पापा की परी, गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। पापा की परी, अबे कम ऑन मैन, गिव योर रियल नेम। अच्छा, ठीक है, तो ये लोग आए, ठीक है। तो ये सब तो मतलब माना जाता है, समझो ना, ये सब तो माइथोलॉजी है, लेजेंड है, ये लेजेंड की बात हो गई। इसके बाद हम लोग को बताया जा रहा है कि 3 जो है डायनेस्टीज आ रही हैं, 3 डायनेस्टीज आ रही हैं, राइट। एक का नाम बताते हैं जिया, एक का नाम बताते हैं शैंग, एक का नाम बताते हैं जू, राइट।
और ये लोग भी अलग अलग लेवल पर जाकर के चीजों में परिवर्तन लाते हैं, रिफॉर्म लाते हैं। आओ जरा देखें किस प्रकार के। थोड़ा थोड़ा जानना मुझे लग रहा है जरूरी है, इसलिए बताना चाहूंगा तुम लोगों को। ध्यान से सुनो, ठीक है। ये देखो, जो जिया हैं, जिया ये करीब 2000 से लेके 1600 बीसीई तक ये प्रेजेंट है। और इनके टाइम पीरियड पे हमको ब्रॉन्ज का सामान मिलना शुरू हो जाता है, ब्रॉन्ज का सामान मिलना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ कुछ हड्डियां मिल रही हैं, हड्डियां जिनमें क्रैकिंग है। क्या मतलब? ये लोग एक तरह से जो है भविष्य देखने की कोशिश करते थे। कैसे करते थे जानते हो? और ये चाइना में कंटिन्यू होगा बहुत समय तक ये प्रैक्टिस। ये क्या करते थे बेटा कि कुछ जानवरों की जो शोल्डर ब्लेड्स होती हैं उनको, उनके ऊपर कुछ मार्किंग बनाते थे, कुछ लिखते थे, कुछ पूछते थे और उनको आग में डालते थे। और जब वो आग में जलते थे ये हड्डियां, तो वहां पे क्रैक्स पड़ते थे और इन क्रैक्स को वो पढ़ते थे अपेरेंटली, एंड दे वुड ट्राई एंड इंटरप्रेट द फ्यूचर। बाद में ये चीज, ये प्रैक्टिस जो है हमें कई तरह से और कई जगह पे, कभी कभी टर्टल की शेल्स, कछुए की जो ऊपर वाली शेल होती है उसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस यहां से शुरू हो जाती है, यहां से शुरू हो जाती है। ये जो शांग लोग हैं जो 1600 के बाद दिखाई पड़ रहे हैं, ये लोग बेटे, ये लोग इस प्रैक्टिस को और ऊपर लेके जा रहे हैं। व्हाट डू आई मीन, व्हाट डू आई मीन? ये लोग यहां पर बाकायदा अपनी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करने लगते हैं। चाइना की जो स्क्रिप्ट है इसका नाम है हैनजी। चाइना की जो, देखो सुनो, चाइना की जो एथनिक मेजॉरिटी है वो अपने आप को बोलती है हान पीपल। क्या बोलते हैं? हान। इनकी एथनिसिटी बताई जाती है हान, मेजॉरिटी की, राइट। और इनकी जो स्क्रिप्ट है उसको बोला जाता है हान जी। और ये ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग राइटिंग सिस्टम है दुनिया का। इसकी शुरुआत हमें शांग एरा से मिल जा रही है। इन लोगों ने इन हड्डियों पे, टर्टल शेल पे लिखावट शुरू करी, प्रश्न पूछना शुरू किया, जैसे कि इस बार फसल कैसी होगी, या ऐसे क्या इस बार फसल अच्छी होगी, और उसके आगे दिनांक लिखा और उसको आग में जलाया और उससे जो क्रैकिंग पड़ी उसके सामने, उसको पढ़ने की कोशिश करी। तो ये प्रैक्टिस, और बड़ी बड़ी टूम्स बनाना, बड़े बड़े टूम्ब बनाना जिसमें ब्रॉन्ज के ये बड़े बड़े कलश रखना, इनकी प्रैक्टिस इस टाइम से शुरू हो गई। They would daily consult with their gods and ancestors. Right? तो ये शांग के समय की एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। इसके बाद तुम्हारे जू कल्चर आ रहे हैं, या जू डायनेस्टी आ रही है, मुझे कहना चाहिए। अच्छा, जो जू पीरियड है ना बेटे, जू पीरियड, इसको दो भाग में बांटा जाता है। दो भाग में बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है? ऐसे समझो कि जो तुम्हारा शुरुआती दौर है, अर्ली जू, उस समय जू बहुत अग्रेसिव थे, उन्होंने काफी फैलाव किया, रिफॉर्म्स लाए, उसके लिए उन्हें याद किया जाता है। फिर उसके बाद अगले 700 साल तक इनकी जो पकड़ थी वो कमजोर होती चली गई और लोग
आपस में जो छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो लड़ने लगे आपस में। इस पीरियड को बोला जाता है बेटे तुम्हारा ये देखो, ये नाम तुम्हें अक्सर इनके इतिहास में मिलता रहेगा, तो अभी एक बार ध्यान रख लो, आगे भी काम आएगा। एक कहते हैं ईस्टर्न जू पीरियड जो है ना वो करीब 770 से शुरू हो रहा है, इसके बाद से, और ये जा रहा है 221 बीसीई तक, और इसमें जू की पावर घटने लग गई। और इस पावर के घटने के बाद देखो दो हिस्सों में ये पीरियड बंट रहा है, एक को कह रहे हैं स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड, एक को कह रहे हैं वॉरिंग स्टेट पीरियड। लोग आपस में लड़के खूब सारे स्टेट्स छोटे छोटे क्रेडल में और कोर में आपस में खूब सारे स्टेट्स लड़ेंगे झगड़ेंगे। 150 के आसपास स्टेट थे, और फिर 30 हो जाएंगे, फिर 7, जैसे अपने वहां महाजनपद घटते चले गए, और फाइनली फिर 3 बचेंगे, और इसी में से फाइनली निकल के आएगा किन एम्पायर, जो पहला यूनिफिकेशन होगा चाइना का। उसी समय जब भारत में अशोक थे, उसके पैरेलल ये काम होगा। राइट राइट। आई नो थोड़ा सा तुम लोग को डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट आई प्रॉमिस there is rich dividend, there is rich dividend. चाइना को जानना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, तो देखो बात काम की अपने लिए ये कि जू डिक्लाइन करने लग गए, और उनके डिक्लाइन के बाद हुआ क्या कि बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट आपस में लड़ने लग गए, और इस समय कुछ महान लोग चाइना में पैदा हुए। यह वही समय था जब भारत में श्रमण मूवमेंट चल रहा था, जब भारत में बुद्धा और महावीर पैदा हो रहे थे, चाणक्य पैदा हो रहे थे। ठीक उसी समय चाइना में लाओजी, कन्फ्यूशियस और सुनजू पैदा हो रहे थे। तो हमें वो बात को समझना है, ठीक है भाई। सो ये देखो बेटा, तो करीब 700 से लेके 220 के आसपास में चाइना में कई महान थिंकर्स पैदा हुए हैं। उनका नाम हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले नाम लिया जाता है लाओजी, लाओजी का। राइट, ये लाओजी जो हैं ये 500 बीसीई के इर्द गिर्द मौजूद है। राइट, और इन्होंने डेवलप किया है आइडिया जिसको बोला जाता है ताओइज्म। राइट, ताओइज्म। ताओइज्म जो है बेटे, इसके ये फाउंडिंग फादर माने जाते हैं। इसका मानना यह है कि जब शुरुआत में ये पूरा सब कुछ क्रिएशन हुआ, तब केवल एक एंटिटी थी, एक एंटिटी थी जिसका नाम था ताई ची। राइट, और धीरे धीरे ये एंटिटी 2 हिस्सों में बट गई, डुअल हो गई। राइट, और ये जो डुअलिटी आई, इसको नाम दिया गया है यिन एंड यांग। सबने सुनी होगी ये शब्द, क्या सुने हैं सभी ने? सभी ने सुने हैं क्या ये यिन? और ये साइन भी देखा होगा, देखा है क्या? आई एम श्योर तुम लोगों ने ये शब्द जरूर सुना होगा यार। नहीं सुना है तो जरा बताओ। फेंग शुई सुना है किसी ने? थैंक यू, थैंक यू।
हाँ बच्चों, सुना है? यिन यांग फेंग शुई, ये सिंबल। नाइस मीत खंडेलवाल, नाइस। अदर्स ऑल्सो, मैं चाहूंगा कि तुम लोग थोड़ा सा यिन और यांग के बारे में जानो। इनका यह कहना था बेटे लाओजी का कि पूरा यूनिवर्स में एक हार्मनी से रहना चाहिए हमें। तो दो तरह की इन्होंने रियलिटी बताई, यिन और यांग। जो यिन है वो ब्लैक वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, और यांग जो है व्हाइट वाला। तो इन्होंने कहा कि भाई हर चीज जैसे डुअल है, लाइट प्रकाश है तभी अंधकार है, तभी शैडो है, राइट? सो एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग इन हार्मनी। सो ही वांटेड अस टू अप्रिशिएट दैट हार्मनी। जो यांग है वो मैस्कुलिन है, यिन जो है वो फेमिनिन है। ऐसे ऐसे करके काफी सारी डुअलिटी इन्होंने बताई, राइट? मैं चाहूंगा कि इसके बारे में तुम लोग थोड़ा जान लोगे तो तुम्हें खुद अच्छा लगेगा, यिन और यांग। अच्छा, तो ये है लाओजी। हम तुम्हें ये आइडियाज क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यही आइडियाज हैं जो बाद में चाइनीज थॉट को इंस्पायर करेंगे, एक्शन को इंस्पायर करेंगे, और आज भी कर रहे हैं, राइट? सो रिमेंबर, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। नाउ दिस इज द मैन हिमसेल्फ, कॉन्ग मास्टर। कॉन्ग इन्हें कहते थे, या कॉन्ग फूजी, और बाद में इनका नाम हो गया कन्फ्यूशियस, राइट? बुद्धा के कंटेम्पररी कहे जा सकते हैं, कुछ तरह से, और उतने ही इन्फ्लुएंशियल रहे कन्फ्यूशियस। ठीक है भाई? ये देखो, ये इनका टाइमलाइन है। ही रोट कलेक्शन ऑफ पिथी सेइंग्स, जिसको बोला जाता है एनालेक्ट्स, कुछ मुहावरों का कलेक्शन है इनका, कोटेशंस का कलेक्शन है इनका। इन्होंने जो है कहा कि यार देखो, इनके आसपास लड़ाइयां हो रही थी, याद करो ये समय तो वही था ना, ऑटम स्प्रिंग पीरियड और वॉरिंग स्टेट्स वाला पीरियड। तो खूब लड़ाई मार हो रही थी इनके आसपास, और इस लड़ाई मार का नतीजा ये हो रहा था बेटे कि ही वॉज नॉट हैप्पी। और ये अपने आप को बोलते थे कि मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं, मैं कुछ अनोखा नहीं बता रहा हूं, मैं तुम्हें केवल तुम्हारी ड्यूटीज रिमाइंड करा रहा हूं, जो प्राचीन समय से हमेशा से होती आई हैं, चाहे वो 3 शासक रहे हों, चाहे वो 5 एम्परर रहे हों। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। उन सब के जमाने से जो रिचुअल्स होते आए हैं वो होते रहने चाहिए। एक बाप को, एक बेटे को बाप की सारी बात माननी चाहिए, छोटे भाई को बड़े भाई की सारी बात माननी चाहिए, बीवी को पति की सारी बात माननी चाहिए, प्रजा को राजा की सारी बात माननी चाहिए। राजा की क्या ड्यूटीज हैं, उसे वेलफेयर करना चाहिए, पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, कोयर्जन नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद राजा को इतना एग्जेम्पलरी, मतलब अनुकरणीय व्यवहार करिए कि लोग खुद उसे स्वीकार करें और आपके जैसा बनना चाहें। ये थे कन्फ्यूशियस के कुछ चंद विचार, राइट? तुम लोग बेटे देखो, बदमाशी नहीं करो यार तुम लोग, यार कम ऑन मैन। चलो एनीवे, तुम लोग की मर्जी है, मैं नहीं रोक सकता उसको, तो राइट, तुम लोग की मर्जी है। चलो ओके, सो दिस इज कन्फ्यूशियस, राइट? इन्होंने भी चाइना के इतिहास पे बड़ा जबरदस्त इंफ्लुएंस डाला है। इन्हीं की किताबों को पढ़ पढ़ के लोग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में बैठते थे, समझ रहे हैं? ये हैं सुन त्सु, जिन्होंने एक बड़ी प्रसिद्ध किताब लिखी है, जैसे चाणक्य ने लिखी है भाई अपनी अर्थशास्त्र, वैसे ही सुन त्सु की एक उतनी ही बड़ी क्लासिक है, ग्लोबल क्लासिक,
जिसे कहते हैं द आर्ट ऑफ वॉर, राइट। और माओ जेडोंग इस किताब के बहुत बड़े भक्त थे। इसी लड़ाई से उन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर, पीपल्स वॉर और ये सारी स्ट्रैटेजीज निकाली। समझ रहे हैं? बेटा वो भी हमारा जो है ना क्या कहते हैं, ये आमिर, अकरम, अनंत और क्या कहते हैं प्रकाश और रजनीश, सुन के वो भी कहते हैं व्हाट नेम्स दीज गाइज कीप। अंग्रेजी में नहीं बोलते होंगे, मैंडरिन में बोलते होंगे, बट बोलते यही होंगे। हमें अपनी ये कमी दूर करनी है, ये हमारी कमी है। बेटा दुनिया के कितने बड़े बड़े ट्रैवलर्स भारत में आए और उन्होंने एक बात बोली कि हम लोग बाहर की चीजों की खबर नहीं रखते, हम कूप मंडूक बन जाते हैं बहुत जल्दी। वो अजीब से दिखते हैं, वो अजीब सा चलते हैं, अरे वो अजीब से भगवान को पूजते हैं। हम ये सोच के जो है ना अपने को सुपीरियर मान लेते हैं। हमारे लोगों को, अपनी जनरेशन को ये काम नहीं करना है। जिन्होंने कर लिया कर लिया, हमें सीखना है, हमें जानना है, हमें समझना है। Isn't it? अच्छा चलो आगे देखते हैं बेटे, राइट। देखो हम तुम्हें बता रहे थे ना कि लगातार ये आपस में लड़ते जा रहे थे, लड़ते जा रहे थे, घटते जा रहे थे, लड़ाइयां और वृहद होती जा रही थी और फाइनली फिर केवल 7 लोग बचे, 7 किंगडम्स बचे, ये जगह के ये लोग थे। और इसी में से ये डायनेस्टी जो है, राइट, इसके एक एम्परर होंगे, वो सबको हरा देंगे और अपना नाम रख लेंगे शी हुआंगदी, द फर्स्ट एम्परर ऑफ चाइना, राइट। लेकिन कुछ ही साल बाद उनके हाथ से सत्ता छिन जाएगी, कुछ ही साल में उनके हाथ से सत्ता छिन जाएगी और अब इसके बाद दूसरा एम्पायर आएगा। मतलब इनका लॉन्ग लिव्ड नहीं रहा, शॉर्ट लिव्ड रहा, लेकिन पहला नाम इन्हीं का बताया जाता है। ठीक है, ये बताए जाते हैं बेटे शांग यांग। ये जो तुम्हें अभी हमने मैप दिखाया ना, ये इसके चांसलर थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर टाइप का समझ लो। ठीक है, और इन्होंने एक विचारधारा बनाई जिसे कहते हैं लीगलिज्म, जिसमें बड़े स्ट्रिक्ट नियम कानून बनाए गए, गजब की पनिशमेंट, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट रखी गई। जैसे मतलब क्या, पहले तो उन्होंने कहा कि भैया कॉन्स्क्रिप्शन होगा, सब लोग सेना में भर्ती होंगे, राइट। फिर इन्होंने क्या कहा कि 5-5, 10-10 लोगों की फैमिलीज का ग्रुप बना दिया, अगर उसमें से कोई एक डिफॉल्ट करेगा तो सबको सजा मिलेगी। यू गेट माई पॉइंट, राइट। मतलब लोगों को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी हर एक चीज की, सबके बिहेवियर की, छोटे छोटे ग्रुप में बांट करके। तो ये सारे जो सोच थी किन के एडमिनिस्ट्रेशन में, वो एक मिनिस्टर ने लाई थी जिसका नाम बताया जाता है शैंग यांग, और इनकी विचारधारा को अंग्रेजी में नाम दिया गया है लीगलिज्म। इन्होंने मेरिट सिस्टम की शुरुआत करी है, इन्होंने ये सिविल सेवा के लिए भर्ती यानी एग्जामिनेशन का कॉन्सेप्ट उठाया। ये मेरिट सिस्टम की बात करते थे, कन्फ्यूशियन सोच के खिलाफ थे। कन्फ्यूशियन सोच जो थी वो वॉरिंग स्टेट के हिसाब से थी कि सब आपस में लड़ मर रहे हैं, तो सब में प्यार बनाने की कोशिश थी। लेकिन जो किन मानसिकता थी वो केंद्रीयकरण की मानसिकता थी, लीगलिज्म की मानसिकता थी, जिसके आधार पर किन बहुत सफल हुआ।
चाइना का पहला एम्पायर बनाने के लिए। डू यू फॉलो मी? ये देखो, ये पहले एम्परर बताए जाते हैं बेटा, देख रहे हो? फर्स्ट एम्परर ऑफ अ यूनिफाइड चाइना, किन शी हुआंगदी। इन्होंने किताबें भी जलवाई, कन्फ्यूशियन के सारे टेक्स्ट जलवाए इन्होंने, राइट। तो देखो वहां से एक एक्सप्लॉइटेशन करने का जो वो हो रहा है एशिया में, उसकी शुरुआत हमको शैन से दिख रही है, शैंग से। और यहां पर भी दिख रही है, देखो, लोगों के विचारों को दबाने की कोशिश, किताबों को जलाने की कोशिश। ये देखो, ये किन, जो पहले एम्परर है ना, इनका टूम्ब डिस्कवर किया गया भाई। और जब इनका मकबरा खोदा गया, निकाला गया, तो देखो क्या मिला है यार। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बेटा। इसको कहते हैं टेराकोटा आर्मी। 6000 मिट्टी के सैनिक, घोड़े और तमाम सारी चीजें बना करके इनके मकबरे में, इनके साथ में दफन करी गई थी। क्योंकि ये लोग एंसेस्टर्स को बहुत मानते थे। इनका मानना था कि एंसेस्टर्स ऊपर जाकर भी गॉड के कान में हम लोगों की बात डालते रहते हैं और हमारा काम सही होता रहता है, तो हमें एंसेस्टर्स को खुश रखना है। यू फॉलो मी, राइट? ये इनकी टेराकोटा आर्मी है। अच्छा, किन एम्पायर खैर बाद में गिर जाता है, और हमें बताया जा रहा है बेटे कि इसके बाद बैक टू बैक, ये देख रहे हो, करीब 6 बड़ी पावर आती हैं जो एक अप्रिशिएबल समय के लिए जो कोर है चाइना का, उसको डोमिनेट कर पाती हैं। ये 6 नाम तुम्हारे सामने आते रहेंगे। इनका क्रोनोलॉजी भी अपने जहन में बैठा लेना, राइट? Yeah, Meet, it is quite interesting. I mean, absolutely. इतिहास इनका बहुत रोचक है, बहुत रोचक है, राइट? हान, जब किन मर गए तो उसके बाद उनका एम्पायर नहीं काम कर पाया, लेकिन हान निकल करके आ गए और इन्होंने अगले 400 साल तक राज किया कोर ऑफ चाइना पे। इसके बाद देखो, ये देख रहे हो, ये कहलाता है तांग पीरियड, 618 से 907 तक। इसी समय तुम्हारे हुएन सॉन्ग आए थे, हुएन सांग। ये है तुम्हारा सॉन्ग पीरियड। ये सारी महत्वपूर्ण एम्पायर्स हैं जो यहां पे रहे हैं इस रीजन में। तो ये टाइमलाइन हमें बताई जाती है बेटा। इसके बाद यहां पे मंगोल आ गए थे करीब 70-80 सालों के लिए। चाइना का लार्जेस्ट यूनिफिकेशन मंगोलों ने किया, राइट? और उसके बाद ये देखो, मिंग डायनेस्टी यहां पर आती है। 1368 से लेके 1644 तक मिंग यहां पर रूल कर रहे हैं बेटे। अच्छा, मिंग से हमें क्या जानना है? मिंग से हमें केवल 2 बातें अपने जहन में बैठानी है। एक आदमी जो मिंग से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो है ये शख्स। ये कौन है? इनका नाम बताया जाता है ज़ेंग हे, राइट? ये एक यूनक थे, ऐसा किताबों में इनके बारे में लिखा जाता है। मतलब ये 3rd जेंडर के थे, ऐसा मैं तुम्हें कह सकता हूं शायद, राइट? और ये एडमिरल थे यहां पे चाइनीज नेवी में। और मिंग शासक के कहने पर इन्होंने बेटे 7 यात्राएं करी हैं। इन्होंने 7 यात्राएं करी हैं। देखो, इस दौरान 1405 से लेके 33 तक 7 बार ये निकले हैं। चाइना वही हांगकांग वाले इलाके से निकलते थे, और जानते हो कहां तक जाते थे? केप ऑफ गुड होप तक जाते थे। और कुछ लोगों का मानना है कि उसके आगे भी जाते थे।
कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिका भी ढूंढ चुके थे। पढ़ना इनके बारे में, राइट। ज़ेंग हे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवेंचरर्स ऑफ मेडिवल टाइम्स। ठीक है, ये है ज़ेंग हे। ये दिखाता है मतलब, और ये इंपीरियल शिप्स लेके चलते थे, जिसके बारे में बताया जाता है कि 4 मंजिला जहाज होते थे इनके, और ये भारत भी आए थे, श्रीलंका भी गए थे। ठीक है, ज़ेंग हे। अच्छा, बात को आगे बढ़ा रहा हूं मैं फिर। मिंग चाइना जो था, मिंग देख रहे हो, मिंग का टाइम पीरियड हम तुम्हें ये बता रहे हैं 1368 से लेके 1644 तक। तो जो मिंग चाइना था, इसने शुरुआत में तो देखो ज़ेंग हे को भेजा इतनी दूर, लेकिन बाद में हम लोग को बताया जा रहा है कि एक पॉलिसी चाइना में हावी होने लग गई, जिसको बोला जाता है हाई जिन। इसमें इन्होंने अपने पोर्ट्स को थोड़ा सा क्लोज करना शुरू कर दिया, पोर्ट्स को क्लोज करना शुरू कर दिया, फॉरेन कॉन्टैक्ट्स कम कर दिए, आइसोलेशन में चले गए। यह पॉलिसी हमको जापान के इतिहास में भी देखने को मिलती है। वहां पे वो लोग उसे बोलते हैं साकोकू, ये नाम दे रहे हैं अपनी भाषा में हाइजीन। ठीक है, अब यहां से चाइना जो है अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर ले रहा है। इसके कारण बहुत सारे हैं, कुछ कुछ मुझे मालूम है, बहुत सारे नहीं भी मालूम है, समझने की कोशिश जारी है। बट फिलहाल के लिए मैं तुम्हें यही बताना चाहूंगा कि यहां से हमें बताया जा रहा है कि चाइना के इतिहास में फॉरेन कॉन्टैक्ट्स कम हो गए हैं, राइट। यह है मिंग चाइना, और इसके आखिर में जो डायनेस्टी आ रही है उसे कहा जा रहा है बेटे किन। किंग देख रहे हो, वो किन वो वाला नहीं है, वो तो किन था भाई। नाम देख रहे हो ना कितने कंफ्यूजिंग है, बट स्टिल आई हैव फुल फेथ इन यू गाइस। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम में से कुछ लोग जरूर चीजों का इन शब्दों के आगे भी समझ पाएंगे चीज को। तो किन पहले वाले थे, वो चले गए। अब जो आ रहे हैं उन्हें कहा जा रहा है किंग डायनेस्टी, क्यू से लिख करके। और इनको बेहतर नाम जो इनका है वो याद रखो, मांचू। ये मंचूरिया रीजन से थे। मंचूरिया रीजन समझ गए ना, जो रशिया, चाइना, जापान तीनों के बीच का रीजन हो गया, राइट। मंचूरिया रीजन से थे, ओके। और ये हैं तुम्हारे मांचू। 1644 से लेकर के बेटे 1912 तक ये रहेंगे। और 1912 में, यानी कि आज से 110 साल पहले, चाइनीज मोनार्की खत्म हो जाएगी। चाइनीज मोनार्की खत्म हो जाएगी और रिपब्लिक ऑफ चाइना बन जाएगा। और बाद में यही रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है, क्या कहते हैं, कम्युनिज्म के कम्युनिज्म के कंट्रोल में आएगा और बन जाएगा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। हालांकि रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो अभी भी ताइवान में बैठती है कागजी तौर पे। मंचूरियन डिश भी है। इनफैक्ट डिश जानते हो क्या बेटे, ये है गोबी मंचूरियन। आई एम ग्लैड दैट यू आर नोटिसिंग इट। वेरी वंडरफुल मैन, वेरी वंडरफुल। यू हैव एन आई फॉर डिटेल, राइट। मीट, हाँ, तो गोभी डेजर्ट वाला है आई थिंक, राइट। इसे गोभी हम लोग शायद समझ लेते हैं, बट इट्स नॉट गोभी, आई बिलीव इट्स गोबी। द डेजर्ट्स नेम, जो रेगिस्तान है उसका नाम है शायद। अच्छा, अब मीत मुझसे जिद कर रहे हैं कि मैं कुछ रीजन बताऊं आइसोलेशन का। बेटे हम लोग को कुछ जो मुझे हल्का सा पता चल रहा है वो कुछ ऐसा पता चल रहा है कि यहां पे कुछ इस रीजन में, देखो मैं तो बताया कि इनका कोस्ट रगेड है। कुछ जगहों पर ही अच्छे से ट्रेड होता था, पोर्ट की फैसिलिटी रही होगी। शंघाई में है, पर्ल रिवर में है, बस ज्यादा जगहों पर नहीं है। जो येलो रिवर है उसके आसपास कोई बढ़िया पोर्ट नहीं है, राइट। द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दिस, कि हमको बताया जा रहा है कि यहां पर इन इलाकों में कुछ रिबेल टाइप का हुआ,
और जिसकी वजह से कुछ ग्रेट क्लियरेंस कराई गई, मतलब इलाके से बहुत सारे लोगों को हटाया गया। उसका नतीजा ये हाइजीन हो सकता है, एक वजह ये हो सकती है बेटा। इससे ज्यादा अभी थोड़ा नहीं मालूम है, माफी चाहूंगा यार। मोमो खाने जा रहे हो? खा लेना बेटा, खा लेना। अच्छा ठीक है, अब देखो, अब हम चल रहे हैं अपने मेजर बात पर। अब हम चल रहे हैं अपनी मेजर बात पर। अरे मैं अच्छा हिंदी में नहीं बता पाया क्या मैं कह रहा था बच्चे कि यहां पर इन इलाकों में कुछ बगावत टाइप की हो गई है, ऐसा पता चलता है। जब ये किंग आए ना, किंग मांचू लोग, इस समय पर यहां पर कुछ डिस्टर्बेंसेस हुई इन इलाकों में, पोर्ट के कोस्टल एरिया में, कोस्टल चाइना में, और यहां पर से बहुत सारे लोगों को जबरन हटा दिया गया। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रेट क्लियरेंस। ये एक वजह हो सकती है, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू गाइज आर आस्किंग सच ब्यूटिफुल क्वेश्चंस। बहुत बढ़िया। अगर तुम ये बात क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ पा रहे हो, सोच पा रहे हो, दैट इज ब्यूटिफुल, शाबाश। हाँ मैन, आई हैव अनदर बॉटल एज वेल। मुझे पसीना बहुत आने लगता है। एक सेकेंड रुको, मैं मुंह पूछ लेता हूं ना। थैंक यू जुनैद। ओके, तो अब ये टाइम पीरियड ध्यान रखेंगे, अब इस पे हमारा फोकस होने वाला है। मांचू डायनेस्टी 1644 से लेके 1912 तक की। ये देखो, ये जो आइसोलेशन का पीरियड हुआ, ये जो आइसोलेशन का पीरियड हुआ बेटे, इस दौरान बहुत तेजी से चाइना में जनसंख्या में वृद्धि दर्ज करी गई। पॉपुलेशन उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही है और जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हमें देखो दिख रही है। यहां पर 1393 में 60 मिलियन, 1749 में देखो 177 मिलियन, फिर 303, 430, 583, 1008, राइट। सो द पॉपुलेशन इज गोइंग फॉर, बहुत मतलब एक तरह का अगर देखा जाए तो शायद भयावह तो नहीं कहूंगा, बट यस डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना, राइट। जनसंख्या में एक भारी वृद्धि देखी जा रही है। और देखो 1766 से लेकर 1833 के बीच में जनसंख्या डबल हो गई यार, राइट। मतलब 70 साल के बीच में, करीब 65 साल के बीच में जनसंख्या डबल हो गई। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी तेज ग्रोथ रही होगी, राइट। अच्छा, तो जब जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, लोगों के पास काम नहीं है, बहुत सारे कृषक ऐसे हैं जो खून खराबा, डकैती इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, क्राइम बढ़ रहा होगा, राइट। और ऐसे में बेटा जो फॉरेनर्स हैं उनका इंटरफियरेंस शुरू हो जाता है। उनका इंटरफियरेंस अब यहां पे शुरू हो जाएगा। कैसे शुरू होगा, आओ उसको जरा सा एक बार देखा जाए, ठीक है। ये देखो भाई, चाइना के पास हमेशा से बेटा एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें थी। चाइना के सामानों का हमेशा पूरे विश्व में एक बहुत रेडी मार्केट मौजूद था, चाहे वो क्रॉकरी रही हो, चाहे वो उनका सिल्क रहा हो, चाय रही हो, दे वर ब्लेस्ड। और जितनी भी ये कॉलोनियल कंपनियां थी, यूरोपियन देश थे,
राइट ये लोग मर्केंटिलिज्म की इकोनॉमी से बड़ा, मतलब मर्केंटिलिज्म के थॉट से बड़ा प्रभावित थे। मर्केंटिलिज्म क्या होता है जानते हो? मर्केंटिलिज्म ये मान के चलता है कि यार जिस देश के पास जितना ज्यादा सोना चांदी है वो देश उतना ही रईस है। तो उनका मानना होता है देश की जो दौलत है उसका सही में कोई अगर इंडेक्स है तो वो है कि आपके पास गोल्ड रिजर्व क्या है। तो ये लोग खूब सारा सामान चाइना से तो खरीदते थे, लेकिन इनके पास खुद ऐसा कोई सामान नहीं था जो ये चाइना को बेच पाए। क्या बेचेंगे ये बेचारे? इनके पास कोई सामान नहीं था, तो इन्हें मजबूरी में क्या करना पड़ता रहा होगा? इन्हें अपना स्वर्ण, अपना चांदी चाइना को देना पड़ रहा था। यही इन्हें भारत में भी करना पड़ रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को, जब हमारे कॉटन के कपड़े ने खरीदने पड़ रहे थे। लेकिन भारत में इन्होंने बाजी मार ली, चाइना में भी मारी, चाइना में भी मारी। जानते हो कैसे? नीरज, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये हमारे यूपीएससी सिलेबस से कैसे रिलेटेड है? नीरज, मैं शायद हवा में तीर मार रहा हूं है ना? आई नो बट मुझे जो मतलब मैंने ये टॉपिक क्यों लिया और मैं उसमें इस डिटेल में क्यों जा रहा हूं, मैं अपनी सोच बता देता हूं। अगर गलत है तो यार माफ करना, लेकिन मुझे ये लगा बच्चे कि चाइना को अब और इग्नोर हम कर नहीं सकते हैं। तो आज नहीं कल हमें चाइना को पढ़ना ही पड़ेगा और उससे प्रश्न भी आएंगे ही आएंगे। मानते हो ना? तो मुझे लगा कि एक तरह की शुरुआत होगी, शायद करके देखते हैं क्या होता है तुम लोग का रिस्पॉन्स। राइट? अरे वाह बच्चा अभिषेक, थैंक यू बेटे, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच अभिषेक, गॉड ब्लेस यू मैन। इमोशनल कर देते हो बे राइट अच्छा तो देखो सुनो, और ये कोर्स में अब जो बोलने जा रहा हूं ना, ये तो डायरेक्ट तुम्हारे एनसीईआरटी में मेंशन्ड। अब जो बोल रहा हूं, इसके पहले वाला जो है वो मैं मानता हूं कि थोड़ा सा शायद मैं चाहता तो अवॉइड कर देता, बट मुझे लगा कि कन्फ्यूशियस अब नहीं जानोगे तो कब जानोगे यार, है ना? अब नहीं जानोगे तो कब जानोगे? दैट वाज द एंटायर आइडिया मैन, राइट? अच्छा देखो तो हाँ अब समझो, तो इनको बेटा जो है ना, अब जो तुम पढ़ रहे हो ये तो वर्ल्ड हिस्ट्री में भी है, भारत की हिस्ट्री में भी है, दोनों में है ये, ठीक है? तो समझो कि बेटा इनको जो है अपनी अंग्रेजों को अपना स्वर्ण, अपना चांदी देना पड़ रहा था इनसे, सिल्क और क्रॉकरी खरीदने के लिए। तो इनको ये बात पच नहीं रही थी। इनको लग रहा था कि यार कोई ऐसा तरीका ढूंढो कि वहीं लोकल रिसोर्स ढूंढ के उनसे बार्टर कर लिया करो, अपना सामान दे दो, उनका सामान ले लो, हमें सोना चांदी नहीं खर्चा करना है। तो इन्होंने सोचा, बहुत सोचा, तो इनको नजर आया कि यार अच्छा 1730 के आसपास चाइना ने अपने एरिया में, चाइना में जो वो मांचू डायनेस्टी थी ना बेटा, इन्होंने 1730 में अफीम, ओपियम जिसे कहते हैं, उसको बैन कर दिया था। अंग्रेजों ने बेटा, कैन यू बिलीव इट, सोच के देखना, इन्होंने भारत में, ईस्टर्न इंडिया में धाका पेल अफीम की खेती करी है, और ये सारी अफीम स्मगल करी गई है कैंटोन के थ्रू चाइना में। और उसके बदले इन्होंने क्या खरीदा? चाइना के गुड्स। 19th सेंचुरी में तो इन्होंने हदें पार कर दी। पूरी पूरी चाइना की एक पीढ़ी इन्होंने मतलब अफीम की लत लगा करके बर्बाद कर दिया उनके पूरे समाज को। कैन यू अंडरस्टैंड कि वो क्यों नाराज हैं इतना? अफीम की लत लगा दी गई। देख रहे हैं बच्चे, यहां से हम लोगों ने ओपियम सप्लाई करना शुरू किया। ये कैंटन था, हांगकांग के थोड़ा सा ऊपर ही है। ये देखो एक दो इमेजेस मिलती हैं। प्रोस्टिट्यूशन बुरी तरह फैल गया होगा, राइट?
समझ सकते हो तुम लोग किस तरह का समाज बना होगा। तुम्हारे इंडिविजुअली बेटा जरूर होगा यूजफुल। अब मुझे बाकी नहीं मालूम कि इस साल परीक्षा में पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा यार, या तो मैं नहीं कह सकता बेटा, है ना। लेकिन हाँ, तुमको जान करके इसके बाद अब जब चाइना के बारे में कुछ जानोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ यार, अब मेरे पास कुछ सब्सटैंशियल है चाइना को समझने का। बस। अच्छा, तुमने तुमने सुना है इसके बारे में नीरज? नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ यार, हम लोग तो अफीमची रहे हैं। आई मीन नो डिनाइंग इट मैन, नो डिनाइंग इट। हम लोग के वहाँ अफीम, गांजा, इसका बहुत बड़ा कल्चर हमेशा से रहा है, हमेशा से रहा है, हमेशा से रहा है। ट्रू। अबॉलिश्ड ओवर टी ट्रेड। अच्छा खैर, एनीवे, तो अब तुम समझ सकते हो कि यहां पर किस तरह की सिचुएशन बन रही थी। अच्छा, अब ऐसे में क्या होगा बेटा कि सोचो, इनका चाइना के अंदर का हमने तुम्हें बताया हालात खराब थे, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी थी, क्राइम बढ़ गया था, लोगों के पास करने धरने को कुछ नहीं था, अफीम की इन्होंने बेचना शुरू किया। समझ लो क्या हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद बेटे यहां पर अच्छा हाँ, इसकी तो मेडिकल भी होती है बेटे, बिल्कुल होती है। हाँ, अच्छा, अभी भी नहीं छूटा, नहीं छूटा। अभी अभी पढ़ोगे तो तुम हंसोगे और कि छूटा कैसे, वो बताएंगे अभी तुम्हें, देखना। जेडोंग साहब को आने दो। मुझे लग रहा है कि ये लेक्चर में 2 पार्ट में तोड़ूंगा बेटे, ठीक है, चलेगा? क्योंकि मैं अपने ऊपर भी इतना लोड नहीं लेना चाह रहा ना, फिर जल्दी जल्दी में मजा नहीं आएगा, मेरी एनर्जी खत्म हो जाती है। विल दैट बी ओके? तैयार रहोगे? बोलो। अबे भगवान किसी को मत बोला करो अभिषेक बाबू, कैसी बात कर रहे हो यार, हैं? कम ऑन मैन, कम ऑन। तमीज के इंसान बन ले हम लोग, यही बहुत बड़ी बात है। बोलो चलेगा? इसको एक बार मैं कहूंगा ना कि एक बार इसको चाहो तो एक बार मूड से और देख लेना, राइट? एक बार इसको मूड से और देख लेना, और इसको फिर हम लोग अगले संडे को फिर से उठाएंगे इसी के आगे, जब मैं तुम्हें थोड़ा सा इनके बारे में और भी बताऊंगा। विल दैट बी कूल? इसको एक बार लेकिन रिवाइज कर लोगे तो इसके आगे फिर और अच्छे से हम लोग को समझ में आएगी बात को, ठीक है? तो अब इसी के ऊपर क्या होगा बेटे कि भैया यहां पे लड़ाइयां होंगी जिनको कहा जाता है अफीम की लड़ाई, ओपियम वॉर होंगी, राइट? चाइना पकड़ लेगा इनकी अफीम, जला देगा कि साले क्या कर रहे हो तुम लोग बदमाशी, जला देगा अफीम। तो इस पे लोग अटैक कर देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी भाई। तो ये सब जानेंगे अगली क्लास में, ठीक है? चलो। मिडल ईस्ट तो मैंने थोड़ा सा बेटे तुम लोग को बता दिया है, मुझे लग रहा है, सोचना। मिडल ईस्ट में हम लोगों ने इजराइल और पैलेस्टाइन वाला डिस्कस किया, एक बार वो वीडियो देखना। आई थिंक फिलहाल के लिए उतना काफी है, राइट? चलो, अच्छा कोई प्रश्न अभी तक के? बेटा कैसे आती है यार, कैसे आती है पता नहीं बच्चे, मैंने बताया ना, हर इंसान का शायद एक स्किल होता है बेटा, है ना? क्यों? स्किल कह लो, कुछ भी कह लो भाई। रोजी कमाने का जरिया। तुम लोगों से मिल पाऊंगा तो शायद कभी ज्यादा एनर्जी और बढ़ जाएगी यार, तुम लोगों से मिल के, तुम लोगों से बातें करके एनर्जी आती है बच्चे। हम तो खुद अपना पर्सनल जीवन में देखोगे तो एकदम ही साला, एकदम मतलब जानते हो, एकदम ढीले आदमी है, राइट? बट तुम लोगों से मिल के, तुम लोगों से इंटरेक्शन है, दैट इज व्हाट कीप्स मी गोइंग पर्सनली, ठीक है? तो या स्टे इन टच, ओके? चलो, बाय देन, हैव फन।